नारायण हसनपुर नाम के गांव में रहता था और जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। फिर उन लकड़ियों को बेचकर जो आमदनी उसे होती थी, उस आमदनी से उसका घर चलता था। एक दिन नारायण घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया और उसने देखा कि जंगल में एक पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। उसकी सारी की सारी लकड़ियां सूखी हुई हैं। उस पेड़ को देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो पूरा का पूरा पेड़ ही सूखा हुआ है। आज तो अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी। आज तो लकड़ियों के लिए इधर उधर भागने की नौबत ही नहीं आएगी। ये सोचकर नारायण उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लग जाता है। मगर अभी उसे लकड़ियां काटते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से पेड़ में आग लग जाती है और पेड़ धूं धूं करके जलने लग जाता है। ये देख नारायण घबराकर नीचे कूद जाता है और दौड़कर एक दूसरे पेड़ के नीचे घास में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ खड़ी घास में भी अचानक आग लग जाती है और वो आग के बीच में फंसकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस आग से बचाओ भाई, मैं आग के बीच फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। जैसे ही नारायण बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगता है तो न जाने कैसे अचानक बारिश होने लगती है और बारिश के कारण आग बुझने लगती है। ये देखकर नारायण के चेहरे पर डर में भी थोड़ी खुशी झलकने लगती है। अरे ये तो भगवान की कृपा हो गई। ये बारिश तो आग को बुझा देगी और मेरी जान बच जाएगी। पर ये कैसा चमत्कार है, पहले तो मैंने कभी ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं। नारायण हैरान होकर ये शब्द कह ही रहा होता है कि तभी नारायण के सामने एक ऐसा खौफनाक चेहरा प्रकट हो जाता है कि मारे डर के उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कौन हूँ मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल। पर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? क्योंकि मैंने तुझे अपना कैदी बनाया है और तुझसे अपना पुराना बदला लेना है। खूब चिल्ला ले। ये कहकर चुड़ैल कुछ देर तक नारायण की तरफ देखती रहती है और फिर अपने हाथ की उंगलियों को घुमाते हुए नारायण को अपने पास बुलाने लगती है। आजा 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 मुर्गा बन जा, आजा आजा मुर्गा बन जा। चुड़ैल जैसे ही ये कहती है तो आग और बारिश अचानक से गायब हो जाते हैं और नारायण चुड़ैल तक आते आते मुर्गा बन जाता है। चुड़ैल मुर्गे को उठाकर अपने घर ले आती है और नारायण को फिर से आदमी बनाकर अपने कैद में बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज देती है, बेटी अंजना कहाँ हो? आ जाओ ना, क्यों सता रही हो? चुड़ैल की कई आवाज देने पर भी जब उसकी बेटी सामने नहीं आती तो चुड़ैल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फोन मिलाती है। हेलो अंजना, कहाँ हो तुम? चुड़ैल माँ के फोन मिलाने पर उधर गांव में घूम रही चुड़ैल बेटी बात करती है। माँ, मैं गांव में घूमने आई हूँ, जंगल में ऊब गई थी, इसलिए सोचा पास के गांव में घूम आऊँ। ठीक है, पर जल्दी लौट आना बेटी। अंजना यानी चुड़ैल बेटी गांव में घूम रही होती है तो तभी देखती है कि एक जगह बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं इकट्ठी होकर किसी रेहड़ी वाले से कुछ खरीद रही होती है। ये देख अंजना अपना रूप बदल लेती है और चुड़ैल से एक लड़की बनकर उनकी तरफ चल देती है और फिर रास्ते में एक औरत आ जाती है जो उससे पूछती है, वो सब लड़कियां क्या खरीद रही हैं माँ जी? राखियां खरीद रही हैं बेटी, राखी का त्योहार आने वाला है ना, अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी, इससे क्या होगा? हे राम, कैसी लड़की हो तुम, इतना भी नहीं पता कि राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है और हर बहन के लिए खास होता है। अंजना राखी के त्योहार की महिमा के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वो भी किसी को राखी बांधने की बात सोचने लगती है और यही सोचते हुए राखी खरीदने के लिए राखी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई, मुझे भी एक राखी दे दो। कौन सी राखी दूं? ये वाली दे दो। ये 20 रुपए की है। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दे दो भाई, बच्ची के पैसे मैं दे देती हूँ। इस तरह से चुड़ैल की बेटी राखी खरीद लेती है और फिर उस राखी को लेकर घर आ जाती है। फिर जैसे ही उसकी नजर कैद में बंद नारायण पर पड़ती है तो वो अपनी माँ से उसके बारे में पूछती है। ये कौन है माँ? ये हमारा दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मन। फिर इसका क्या करोगी माँ? राखी का त्योहार आने वाला है, मैं इसे राखी वाले दिन मार दूंगी। पर राखी वाले दिन क्यों माँ? ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसी दिन बताऊंगी।
इंतजार कर बेटी, इंतजार। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और नारायण को देखकर चुड़ैल की बेटी अंजना के मन में उसे भाई बनाकर उसकी कलाई पर राखी बांधने का भाव पैदा होता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब उसके मन में सचमुच ही उसे अपना भाई बनाने की भावना जोर पकड़ लेती है। सुनो, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मुझसे राखी बंधवाओगे? पर क्या फायदा होगा? तुम्हें बहन बना भी लूंगा तो भी तुम्हारा भाई बनकर कहाँ रह पाऊंगा? तुम्हारी चुड़ैल माँ तो मुझे मारने की कसम खा चुकी है। तुम मेरे भाई बने तो दुनिया की कोई भी चुड़ैल तुम्हें नहीं मार पाएगी। बहन बनाकर तो देखो, चुड़ैलों का भी ईमान होता है। ठीक है, आज से मुझे अपना भाई समझो। इस तरह चुड़ैल की बेटी में नारायण के लिए भाई का प्यार पैदा हो जाता है और फिर वो अपनी चुड़ैल माँ से नारायण की जान बचाने का संकल्प ले लेती है। फिर जैसे ही रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार आता है तो वो मुंह अंधेरे ही बिस्तर से उठकर नहा धोकर थाली में राखी सजाकर नारायण के पास आ जाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसे कैद से रिहा कर देती है। उस वक्त नारायण को सचमुच चुड़ैल की बेटी अपनी छोटी सगी बहन जैसी लगती है और वो उसे अपने गले से लगाकर खूब प्यार करता है। बहन अगर जिंदा रहा तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझूंगा। भाई अब देर मत करो, जाओ जल्दी से निकल जाओ। अंजना के ये समझाने पर नारायण तुरंत वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। कहाँ जा रहा है? आज तुझे मौत के घाट उतारना है और तू भाग रहा है। तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे? जानना चाहता है तो ले देख कौन हूँ मैं। ये कहकर चुड़ैल रूप बदल लेती है और नारायण उसका वो रूप देखकर चौंक जाता है। पहचाना, मैं वही हूँ जो अपनी बेटी के साथ नदी में डूब रही थी और तू हमें बचाने के बजाय देख रहा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में कूदा था, पर तुम दोनों अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने खूब कोशिश की थी पर तुम मुझे नहीं मिली। तो बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? झूठा है तू, पीछे तो मैं अभी मुर्गा बनाकर खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल फिर से नारायण को मुर्गा बनाने की कोशिश करती है, मगर फिर बीच में चुड़ैल की बेटी आ जाती है। चुड़ैल क्रोध में भरकर अपनी ही बेटी को मुर्गी बनाकर काटने की कोशिश करती है तो नारायण बीच में आ जाता है। ये मेरी बहन है, इसे मत मारो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। अपनी बेटी के प्रति नारायण का ये प्यार और बलिदान देखकर चुड़ैल के दिल में दया भाव जाग जाता है और वो अपनी बेटी को दोबारा से लड़की बना देती है और साथ ही नारायण को भी उसके घर जाने देती है। चुड़ैल का मुर्गी फार्म। खुशपुर गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता है। राजू पशुपालन करता है जिसमें उसके पास गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे मुर्गी हैं। उसकी पत्नी भी डेयरी में उसकी मदद करती है। राजू दूध और अंडे रोजाना शहर बेचने जाता है। दोनों का घर और व्यापार अच्छा चल रहा है। एक दिन रात को देरी से घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आपने इतनी देर कहाँ लगा दी थी? शाम का पशुओं का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। मैं जल्दी ही आ जाता लेकिन गांव के जग्गी भैया ने रोक लिया। अच्छा, क्या कह रहे थे भैया? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। भैया कह रहे थे कि शिवपुर गांव में मुर्गियों का मेला लगा है और वहाँ हर नस्ल की मुर्गी बिकने के लिए आती है और तुम जानती हो कि वहाँ कितने सस्ते दामों पर मिलती हैं। मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है, जल्दी बताओ। सुना है मात्र 100 रुपए में अंडा देने वाली मुर्गी का जोड़ा और मात्र 10 रुपए में चूजे मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें वहाँ के लिए कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगी। अभी हमारे पास जितनी मुर्गियाँ हैं उनमें भी काफी अच्छा मुनाफा होता है और जब और आ जाएंगी तो जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। राजू को पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो अगली सुबह ही तैयारियां करके सो जाता है। अगली सुबह राजू की पत्नी उसे खाना बांध कर दे देती है और वो शिवपुर गांव की ओर पैदल ही चलने लगता है। इतनी सस्ती मुर्गियां भी मिल सकती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का बहुत सारी मुर्गियां खरीद लेता और हमारा व्यापार आसमान छूता। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अब से भी बहुत अच्छा करूंगा और मैं काफी मुनाफा कमा सकता हूँ। बस एक बार शिवपुर गांव पहुँच जाऊं बस। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे भैया, ये सड़क शिवपुर ही जा रही है ना? सड़क तो वर्षों से यही है। मैं भी 40 साल का हो गया हूँ। मेरे बाप दादा के जमाने से सड़क यही है।
अरे भैया, मेरा मतलब है कि ये रास्ता शिवपुर ही जा रहा है ना। तुम बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे शिवपुर जाना है। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? आदमी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बड़ा पागल आदमी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर बार उल्टे जवाब देता है। और ये सुनसान रास्ता, यहाँ दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। मुझे कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। राजू बहुत थका हुआ होता है और वो आराम के नाम पर सो जाता है और बहुत ज्यादा अंधेरा घिर आता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ मुर्गे आ जाते हैं। मुर्गे की आवाज सुनकर राजू की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ी में उठता है। अरे, मुझे तो यहाँ रात हो गई, मैं इतना कैसे सो सकता हूँ? और यहाँ मुर्गे की आवाज कहाँ से आ गई? इस जंगल में मुर्गा कहाँ से आ सकता है? राजू अपने मन में मुर्गे के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने बनी एक बड़े से फार्म हाउस पर जाती है, जिसके गेट पर एक बोर्ड लगा है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, शिवपुर से भी सस्ते मुर्गे हमारे पास पाएं, मात्र 10 रुपए में मुर्गी का जोड़ा ले जाइए और चूजे फ्री में मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं खूब सारी मुर्गियां उतने ही पैसे में खरीद सकता हूँ। मुझे वहाँ से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। राजू उस फार्म के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी और अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत डरावना है। तेज हवाएं बह रही हैं। फार्म के अंदर सुनसान अंधेरा हो चुका है। ये देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। तुम मुर्गी खरीदने आए हो क्या? हाँ बाबा, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे बहुत डरावना लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? अब कैसा डर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। बाबा, क्या हो गया? कुछ तो बताओ। तुम वो सब छोड़ो, आराम करो। मेरी बेटी आकर तुमको मुर्गियों के दाम बता देगी। तब तक तुम इस कमरे में सो जाओ, सुबह मुर्गियां लेकर चले जाना। राजू कमरे में जाकर सो जाता है। राजू कमरे में सो रहा है, तभी उसे महसूस होता है कि वो आग में जल रहा है। उसकी आंख खुलती है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, मैं आग में जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। तभी वहाँ तेज आवाज में हंसते हुए एक चुड़ैल आ जाती है। वो दिखने में बहुत भयानक है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में रहकर मुझसे ही पूछते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा घर? हाँ, ये मेरा ही मुर्गी फार्म है। मैं बहुत जल रहा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और यहाँ से मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? मेरी भी माफी किसी ने नहीं मानी थी और मुझे मार दिया था। लेकिन किसने मारा? मैं और मेरे पापा ये मुर्गी फार्म चलाते थे। फिर कुछ बदमाशों ने हमारी मुर्गियों को गाड़ी में भर लिया। मैंने जैसे तैसे उनको बचाया तो उन्होंने सारी मुर्गियों में आग लगा दी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मुझे इस आग से बाहर निकाल दो। मुझे मानव जाति से नफरत हो गई है, क्योंकि इन बदमाशों ने न सिर्फ मुर्गियों को जलाया बल्कि मुझे और मेरे पापा को भी जलाकर मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे मुर्गी फार्म में आएगा मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और वो राजू को जलाकर खत्म कर देती है। रोहन अपने दोस्त राहुल को अपने साथ गोवा के ट्रिप पे ले जाता है। गोवा में मौज मस्ती करते समय राहुल का अपने बॉस का फोन आता है और उसको पता चलता है कि अगले दिन दोपहर को उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। राहुल जब ये बात अपने दोस्त रोहन को बताता है, तब रोहन अपने दोस्त को ये सोचकर शराब ज्यादा पिला देता है कि ये उन दोनों की आखिरी रात होगी गोवा में। रात को ज्यादा शराब पी लेने से दोनों दोस्त सुबह में लेट उठते हैं। वो दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और होटल के रिसेप्शन के पास जाकर पेमेंट करके तुरंत अपनी कार लेकर दोनों गोवा से वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं बोल रहा था कि मुझे मत पिला इतनी ज्यादा। देख अब कितना लेट उठा हूँ, ऑफिस की मीटिंग में भी नहीं पहुँच पाएंगे। आज तो लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। तो फिक्र क्यों करता है यार, तेरा दोस्त जब तक तेरे साथ है
तब तक तेरा बॉस तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तू बॉस की तो बात मत ही कर। जब दोस्त ही इतना गंदा मिला है तो उसमें बॉस क्या कर सकता है? तू फिक्र क्यों करता है? तेरे दोस्त को एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है। तुझे समय पर पहुंचा दूंगा, फिक्र मत कर। और नहीं पहुंचे ना तो आज मेरी बॉस मेरी क्लास ले लेंगे। रोहन कार को हाईवे के बगल में एक कच्ची सड़क पे मोड़ देता है। कच्ची सड़क के दोनों तरफ घटादार पेड़ पौधे थे और रास्ता एकदम सुनसान था। दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर कार ऐसे ही कच्ची सड़क पे चलती रही और अचानक से राहुल के कान में पेड़ पौधों के बीच से अजीब सी चीख सुनाई पड़ी। वो तुरंत घबरा गया। उसने अपने दोस्त को ये बताने से पहले सोचा कि कल रात को ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। शायद उसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा होगा। तभी बीच रास्ते में कोई औरत कार के आगे आ जाती है और जोर की ब्रेक लगाकर रोहन चीख उठता है। कार एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ रोहन? कोई औरत कार के नीचे आ गई यार। क्या? दोनों कुछ सोचे बिना ही कार से बाहर निकल जाते हैं और कार के पीछे की तरफ रास्ते में देखने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम खाली था। किसी को भी नहीं देखकर दोनों ने राहत भरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दोनों की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों तुरंत कार के अंदर जाकर बैठ गए। अब रास्ता पहले से भी अधिक भयंकर दिखाई पड़ रहा था। क्या तू कभी पहले इस रास्ते से गया है? पहले कभी तो नहीं, लेकिन ये शॉर्टकट के बारे में मैंने सुना था। तू एक दिन मरवाएगा मुझे। तभी उसके कार की खिड़की पे कोई दस्तक सुनाई पड़ती है। दोनों एकदम से डर जाते हैं। रोहन कार की खिड़की का कांच नीचे की ओर करता है तो बाहर खूबसूरत एक लड़की खड़ी होती है। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? मेरे भैया बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। दोनों एकदम घबराए हुए थे और दोनों के पास कुछ सोच या समझ पाने का समय नहीं था। इसके बीच रोहन ने सिर्फ अपनी मुंडी हिलाई कि तुरंत वो लड़की कार के अंदर आकर बैठ गई। क्या सच में तुम्हारे भैया आगे खड़े हैं? हाँ, बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा कि चलो कोई तो ये रास्ते पे मिला। एक लड़की ये रास्ते पर नहीं डर रही थी तो हम क्यों डरें? ऐसा सोचकर दोनों फुसफुसाने लगे। मुझे पता है कि आप दोनों क्या सोच रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो। रोहन इतना बोलकर कार के मिरर में देखने लगा तो वो एकदम से चौंक गया। कार चलाते उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक शब्द भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने कार के शीशे में उस लड़की का भयानक रूप देख लिया। रोहन तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़की को देखने लगा, लेकिन तब वो लड़की पहले जैसी ही थी। रोहन अपने दोस्त को बताने के लिए थोड़ा फुसफुसाया और दोनों ने पीछे मुड़कर लड़की को देखा। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? बस अब थोड़ा ही आगे। इतना बोलकर लड़की का चेहरा एकदम सा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद होने लगी और बाल भी एकदम से बिखर गए। बस आगे ही तुम दोनों को मारने के लिए खड़े हैं। इतना बोलकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहन इतना घबरा गया कि उसके हाथों से कार का कंट्रोल छूट गया और कार जाकर सड़क के बगल में पीपल के पेड़ के साथ टकरा गई। रोहन और राहुल दोनों जल्दी से कार के बाहर निकलकर सड़क पे भागने लगे। उनके पीछे वो लड़की चुड़ैल बनकर भागने लगी। आगे की तरफ सड़क पे उन दोनों को एक चाय की पटरी वाला दिखाई दिया। दोनों सीधे चाय की पटरी की ओर जाने लगे। तभी पीछे से लड़की बोली, सुनो भैया, उन दोनों को मत छोड़ना, उन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। चाय की पटरी वाला सोनू उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी दुकान से एक बड़ी लकड़ी निकालता है और उन दोनों को मारने के लिए बाहर निकलता है और अपना रूप भी बदल लेता है। बहना तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। रोहन और राहुल दोनों उससे बचकर सड़क की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगे और वो दोनों भूतिया रूप में उसके पीछे भागने लगे। तभी पीछे से तेजी में एक टांगे वाला आया। रोहन और राहुल के पास टांगा रुका। अरे तेजी से दोनों इस टांगे में बैठ जाओ, जल्दी करो। डरे हुए राहुल और रोहन दोनों टांगे में बैठ गए। दोनों की सांसें फूल रही थी। जैसे दोनों टांगे में बैठे कि पीछे वो लड़की और उसका भैया गायब हो गए। वो लड़की और वो लड़का।
अब डरो नहीं, वो दोनों ही इस टांगे से डरते हैं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर में एक गांव आ जाता है। गांव को देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ से अपने आप चले जाओ, मुझे किसी और को भी लेने जाना है। दोनों अभी डरे हुए हैं, लेकिन गांव देखकर दोनों ने सुकून भरी सांस ली और दोनों टांगे से उतरकर गांव की ओर भागे। उस टांगे वाले का शुक्रिया करने के लिए दोनों पीछे मुड़े। तब सड़क पे दूर दूर तक कोई टांगे वाला नहीं था। वो दोनों फिर से डर गए और तेजी से गांव की ओर भागने लगे। गांव का एक आदमी उन दोनों को सड़क से तेजी से आते देख चौंक जाता है। राहुल और रोहन भी उसके पास पहुंचकर अपनी सारी बात बताते हैं। राम राम, रामू काका, वो तो रामू काका ही थे जो तुम दोनों को बचा पाए, नहीं तो आज तुम दोनों को वो लड़की और उसका भाई खत्म कर देते। उस गांव के एक आदमी ने बताया कि वो सड़क पे चाय की टपरी वाला और उसकी बहन रहा करते थे। एक दिन दोपहर को लुटेरों ने उन दोनों को मार के सब लूट लिया और दोनों को पीपल के पेड़ पे लटका दिया। तब से वो दोनों अपने बदले की भूख में कई लोगों को मारते आए हैं, लेकिन उनकी चपेट में एक दिन रामू काका भी मर गए। वो उसी सड़क पे हमेशा के लिए अपना टांगा चलाया करते थे, लेकिन उन दोनों के खौफ की वजह से कोई उस सड़क पे नहीं जाता। जब सबका डर दूर करने के लिए रामू काका अपना टांगा लेके गए, तब उसको भी मार दिया। तब से आज तक कोई भी वो रास्ते पे जाता तो रामू काका अपने तांगे में आकर उनकी मदद करते हैं। जब भी कोई गांव वाले को रामू काका दिखते हैं तो वो अपने हाथ जोड़कर राम राम जरूर करता है। आपको भी कहीं सड़क पे रामू काका दिखे तब राम राम जरूर करिएगा। एक शहर में रवि अपनी पत्नी मीनू और 5 साल की बेटी आशी के साथ रहता है। रवि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। रवि इस शहर में अभी नया आया है और उसे बाहर का कोई आइडिया नहीं है। शहर के बाहर जंगल में ही घूमने की बहुत सुंदर जगह है। वहाँ एक भूतिया घाटी है। आज शाम को रवि ऑफिस से खुशी खुशी घर आया। अरे क्या हुआ, तुम बड़े चहक रहे हो? आज 2 दिन की छुट्टी मिली है और घूमने की ट्रेन की टिकट भी मिली है। लेकिन मैं घूमने शहर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसी शहर में ही एक घाटी है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये टिकट बेकार जाएंगी। आशी भी बहुत दिन से उस घाटी के पास जाना चाहती है। तुम उस घाटी के पास जाने की बात मत किया करो। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ मौतें हो जाती हैं और वो भूतिया घाटी है। तुम तो जानते ही हो कि मुझे एडवेंचर कितना अच्छा लगता है। चलो ना, चलकर देखते हैं इसके पीछे क्या है। जब सब कुछ पता है तो जान गंवाने का रिस्क क्यों लेना? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वहाँ जाना है तो जाना है। मीनू की जिद के आगे रवि भी हार जाता है और अगले दिन जाने की तैयारियां हो जाती हैं। तीनों अगली सुबह अपनी कार से घाटी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन घाटी बिल्कुल सुनसान है, वहाँ कोई नहीं है। देख लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये जगह सही नहीं है। तुम यहाँ की सुंदरता देख ही नहीं पा रहे हो। देखो ना, कितनी शांति है। शांति नहीं, कहर है। तुम फालतू में ही डर रहे हो और बच्ची को भी डरा रहे हो। अच्छा, मैं डर रहा हूँ तो ये बताओ कि यहाँ एक भी आदमी क्यों नहीं है? सब तुम्हारी तरह होंगे जिनको शांति पसंद नहीं होगी। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, पहले आप फैसला कर लो, तब तक मैं दूर जाकर बैठती हूँ। आशी मम्मी पापा के झगड़े से परेशान होकर दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। वो दोनों अभी तक झगड़ा कर रहे हैं। तभी उन्हें आशी के चीखने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो आशी पत्थर के साथ ही घाटी में गिर गई है। आशी! आशी! आशी बेटा, तुम कहाँ हो? दोनों दौड़कर उसी पत्थर के पास आते हैं और उनका भी वहाँ पैर फिसल जाता है। दोनों घाटी में जाकर गिर जाते हैं। दोनों के सिर से खून बह रहा है और दोनों बेहोश हो गए हैं। 1 घंटे बाद मीनू को होश आता है तो वो देखती है कि रवि भी उसके बराबर में बेहोश पड़ा है और आशी का कोई पता नहीं है। रवि, रवि उठो, आशी कहाँ है और हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जगह मत जाओ। अब हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने ही किसी की बात नहीं मानी थी। दोनों आशी को घाटी में खोजते रहते हैं, लेकिन आशी का कुछ पता नहीं चलता और शाम हो जाती है। दोनों भूखे प्यासे हैं और थककर घाटी में ही गिर जाते हैं। तभी आशी के चीखने की आवाज आती है। मैंने अभी आशी की चीख सुनी। हाँ, मुझे भी आवाज आई,
इसका मतलब हमारी बेटी इसी घाटी में हमारे आसपास ही है। मीनू सामने देखो, वहाँ कोई है। मीनू सामने देखती है तो एक चुड़ैल जिसके बाल बिखरे हैं, दांत बाहर निकले हैं, उसका पूरा मुंह खून से सना है और वहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये घाटी हमारी है, हम यहाँ किसी को आने नहीं देते। हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। ये मौत की घाटी है, यहाँ से वापस नहीं जाया जाता। आप हमें जाने दो, हमारी बेटी हमें दे दो। ए चुप, मुझे शोर पसंद नहीं है। मैं शोर करने वालों को हमेशा के लिए सुला देती हूँ। जब मुझे इस घाटी में रात को अकेले आते हुए मारा गया था, तब मैं भी बहुत रोई थी। तब सबसे जान की भीख मांगी थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस छोटी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका? मानव को मारना अब मेरा शौक बन गया है। मुझे इस सब में बहुत मजा आता है। चुड़ैल मीनू और रवि के सामने आशी को मार देती है और मीनू और रवि की भी गर्दन दबाकर हत्या कर देती है। पूरी घाटी चीखों से गूंज उठती है। बाबूराम का गांव जब बाढ़ में बर्बाद हो गया तो बाबूराम का परिवार अपने नए ठिकाने के लिए भटकने लगा। कई दिन चलने के बाद उन्हें घाटपुर नाम का एक गांव मिला। अरे कलावती, हमें यहीं डेरा डाल लेना चाहिए। चल चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। हाँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बाबूराम के परिवार ने मिट्टी से घर बना लिया और वहीं रहने लगे। बाबूराम गरीब नहीं था। अपने गांव में उसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। हाँ, कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं। मैं गांव में किसी धोबी को कपड़े देकर आता हूँ। रात हो गई है, आप कल सुबह चले जाना। अरे नहीं नहीं, अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, 9 ही तो बजे। मैं अभी आ जाऊंगा। कल मुझे सुबह ही व्यापार शुरू करने के लिए इस गांव के प्रधान से बात करने जाना है। कल बहुत काम है, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। बाबूराम रात में कपड़ों की गठरी लेकर निकल पड़ा। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। एक आदमी भी घर के बाहर नहीं दिख रहा था। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या इस गांव के लोग 9 बजे ही सो जाते हैं? तभी बाबूराम को कहीं से कपड़े पटकने की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कपड़े धो रहे हैं। लगता है आसपास कोई धोबी घाट है। बाबूराम आवाजों का पीछा करते करते घाट पर पहुंचा। अंधेरा था, इसलिए उसे किसी धोबी का चेहरा नहीं दिख रहा था। 7 आकृतियां घाट पर जोर जोर से कपड़े पटक रही थी। जब बाबूराम उनके पास गया तो देखा कि 7 चुड़ैलें घाट पर कपड़े धो रही हैं। आजा महेंद्र, आज कपड़ों के साथ तेरा सिर भी घाट पर पटक दूंगी। तेरा खून चाट कर ही मुझे शांति मिलेगी। आसपास की चुड़ैलों ने भी बाबूराम की तरफ देखा। पकड़ो इसे, आज इसकी बोटी बोटी नोच डालेंगे। सभी चुड़ैलें बाबूराम की तरफ बढ़ने लगी। बाबूराम वहां से ऐसा भागा कि घर में घुसने तक उसने अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या हुआ? आप ऐसे हांफते हुए क्यों चले आ रहे हैं? कौन सी आफत आ गई? पानी लेकर आओ, प्यास के मारे मेरा तो गला सूखा जा रहा। पानी लाओ। पानी पीकर बाबूराम ठीक से सांस ले पाया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कहा था ना, इतनी रात में मत जाओ, कहीं कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगकर हमारे घर ना चली आई हो। कोई चुड़ैल मेरे पीछे नहीं आ पाई होगी, मैं बहुत तेजी से भागा था। तीनों लोग थके हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी। लेकिन जरा सी आहट होती तो तीनों डर के मारे कांपने लगते। रात के 2 बजे के आसपास अचानक कलावती की आंख खुली
उन्हें घर के बाहर किसी के कपड़े धोने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा कहाँ गई? क्या राधा इतनी रात में कपड़े धो रही है? कलावती और बाबूराम बाहर गए तो उन्होंने देखा कि राधा की आंखें लाल है, जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा सवार हो। राधा जोर जोर से कपड़े पटक रही थी। बेटी, इतनी रात में कपड़े क्यों धो रही हो? कपड़े धोने से मुझे मत रोक, तेरी मुंडी काट दूंगी। राधा कुछ देर कपड़े पटकती रही और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कलावती ने राधा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब राधा को होश आया। ये गांव ठीक नहीं लग रहा। सवेरा होते ही इस गांव के बारे में पता करना। सुबह होने पर बाबूराम ने एक दुकान वाले से प्रधान के घर का पता पूछा और प्रधान के घर बात करने गया। अरे प्रधान जी, मैं 2 दिन पहले ही इस गांव में आया हूँ। हमारा गांव तो बाढ़ में बर्बाद हो गया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। मैं यहाँ कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, खोलो, बिल्कुल खोलो। मैं तुम्हें बहुत सस्ते दामों पर जमीन दिलवा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरे गांव में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आए। प्रधान जी, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई। मैंने घाट पर कुछ बुरी आत्माओं को देखा। वो महेंद्र नाम के किसी आदमी का नाम ले रही थी। प्रधान घबरा गया और फिर संभलते हुए बोला, हाँ? नहीं नहीं, हमारे गांव में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अरे तुम ये सब छोड़ो और दुकान लगाने की तैयारी करो। बाबूराम जब घर पहुंचा तो कलावती ने उससे पूछा, प्रधान से कल रात हुई चीजों के बारे में बात हुई कि नहीं? हाँ हाँ हुई। प्रधान जी कह रहे थे कि गांव में कोई भूत प्रेत नहीं है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मुझे तो लगा कि प्रधान जी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये प्रधान जी व्यापारियों के हितैषी हैं। वो मुझे दुकान के लिए बहुत सस्ते रेट पर जमीन दिलवा रहे हैं। दुकान लगाने से पहले हमें कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए और गांव के बारे में पता करना चाहिए। देखो, हमारे पास बहुत पैसे नहीं बचे। अगर प्रधान कम पैसों में हमारे लिए जमीन का इंतजाम कर रहा है तो ये अच्छा ही है ना। बाबूराम ने कपड़ों की दुकान लगा ली और कुछ सप्ताह बाद उसकी अच्छी कमाई होने लगी। काफी दिन भूत प्रेत की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन एक दिन बाबूराम की दुकान में 2 बड़े बड़े चूहे घुस गए। चूहे नए कपड़े कुतर कर खराब कर देते थे। बाबूराम का चूहों ने बहुत नुकसान किया था, इसलिए बाबूराम उन्हें दुकान में नहीं छोड़ सकता था। चूहे पकड़ने में 5-6 घंटे लग गए, लेकिन एक ही चूहा पकड़ में आया। अरे, एक चूहा अभी भी दुकान में है। कीमती कपड़े अपने साथ घर ले जाना चाहिए। चूहों ने उन्हें काट दिया तो बहुत नुकसान होगा। बाबूराम ने कपड़ों को एक गठरी में बांधा और उन्हें लेकर घर की ओर चल दिया। बाबूराम के कानों में फिर वही कपड़े पटकने की आवाज आई। बाबूराम खुद को रोक नहीं सका और आवाज की तरफ चल पड़ा। घाट पर 7 चुड़ैलें कपड़े धो रही थी। बहनों, पकड़ लो जानवर महेंद्र को, आज इसकी धुलाई करेंगे। चुड़ैलों ने बाबूराम को पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ने लगी। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चुड़ैलें बाबूराम के कपड़े उतारकर उसे घाट पर पटकने के लिए ले जाने लगी। तभी एक आदमी हनुमान जी की फोटो लेकर वहां आ गया। सारी चुड़ैलें तुरंत गायब हो गई। तुम सही वक्त पर आ गए भाई साहब, वरना पता नहीं मेरा क्या ही होता आज। लगता है आप इस गांव में नए आए हैं। हाँ, मैं इस गांव में नया हूँ। अभी मुझे 1.5-2 महीने ही हुए हैं। देखो भैया, रात में कभी इस गांव में कपड़ों की गठरी लेकर मत निकलना। इस गांव का धोबी घाट बहुत पुराना है। ये गांव महेंद्र सिंह नाम के राजा की रियासत में आता है।
राजा का चरित्र सही नहीं था। वो हर रात गांव की किसी लड़की को उठवा लेता था। भिखारी लाल नाम के धोबी की 7 बेटियां थी और 7 घाट कपड़े धोया करती थी। घाट पर एक दिन राजा के आदमी भिखारी लाल की सबसे सुंदर बेटी को उठाने आ गए, लेकिन 7 बहनों ने राजा के आदमियों की पिटाई कर दी। अगली बार जब राजा खुद वहां आया तो भिखारी लाल की बेटियों ने राजा पर भी हाथ उठा दिया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को भेजकर 7 लड़कियों और उनके पिता की हत्या करवा दी। तब से उन लड़कियों की आत्मा राजा महेंद्र से बदला ले रही हैं। इसलिए रात में कभी भी घाट के पास से कपड़े पटकने की आवाज आए तो कभी उधर जाना नहीं, वरना वो चुड़ैलें तुम्हें राजा महेंद्र समझेंगी और तुम्हें मार डालेंगी। इस गांव में रात में इसीलिए ही इतना सन्नाटा रहता है। अरे बहुत लोग उन 7 चुड़ैलों के डर से गांव छोड़कर भाग चुके हैं भैया। अब प्रधान जी गांव की कम होती जनसंख्या से परेशान है, इसीलिए वो गांव में आने वाले नए लोगों से चुड़ैल की बात छिपाते हैं। बाबूराम ने भी गांव के बाकी लोगों की तरह रात में बाहर निकलना बंद कर दिया।